गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। तो लास्ट क्लासेस में हम लोग हीट एंड एनर्जी से रिलेटेड फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे थे। तो हमने बताया था कि उसका सेकंड पार्ट जो है हम लोग अगली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टॉपिक को ही हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो इसमें क्या होता है आपका कि द एनर्जी फ्लो इन ईच इकोसिस्टम इज ए लीनियर। जितने भी इकोसिस्टम हैं सब में एनर्जी का फ्लो एक लीनियर वे में, एक स्ट्रेट लाइन में होता है। द एंट्रेंस, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम्स आर गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो किसी भी इकोसिस्टम में किसी एनर्जी का आना और उस सिस्टम अंदर आने के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशंस, अंदर आने के बाद उस एनर्जी का अंदर फ्लो करना, और इसके बाद डिफ्यूज़न मतलब वो एनर्जी का उस ऑब्जेक्ट में, उस सिस्टम में, इकोसिस्टम में चारों तरफ फैल जाना, ये सब सारा जो चीज़ होता है वो कंट्रोल होता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म्स टू द अदर फॉर्म्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कह रहा है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्मेशन से दूसरे फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि हीट है, अगर वो स्टीम है, स्टीम को अगर हम कोल्ड करते हैं तो वो वाटर में फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेट का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और हम एनर्जी का ना ही क्रिएशन कर सकते ना ही इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या बता रहा है? द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से दैट in transformations of energy a part is converted in unuseful form such as heat। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कह रहा है कि द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, जो फॉर्मेशंस हो रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, एक आपका ये पार्ट है कन्वर्टेड इनटू अ यूजफुल फॉर्म्स ऑफ सच एज हीट। एक से दूसरे में वो कन्वर्ट होता है और उसका एक रिजल्ट है आपका हीट। जैसे अगर हमने गैस ऑन किया है तो आपका वाटर जो है धीरे धीरे बॉयल होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर जो था वो फायर एनर्जी नाउ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो ये जो फॉर्मेशन चेंज हुआ वो आपको कन्वर्ट हो गया हीट में। तो ये जो पार्ट हमने एक्सप्लेन किया इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ नेक्स्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला है रिन्यूएबल्स और नॉन कंजर्वेशंस, मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्स विच कैन बी प्रोवाइड एनर्जी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बीइंग एग्जॉस्ट, सच एज अ सोलर एनर्जी। पहला जो एनर्जी है, एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है रिन्यूएबल, अदरवाइज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब वो एनर्जी कि जो जिसका कि लिमिटेशंस नहीं है, वो हमको कंटिन्यू मिलता रहेगा। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि हमने इतना यूज़ कर लिया और इसके बाद हम यूज़ नहीं कर सकते। उसमें एग्जांपल आता है आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। मतलब जो सन से एनर्जी मिल रहा है वो हमारा सोलर एनर्जी, हवा से जो एनर्जी मिल रहा है विंड एनर्जी, और वाटर से जो एनर्जी मिल रहा है वो हाइड्रो एनर्जी। ये तीनों है आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। जियोथर्मल एनर्जी, जो हमको अर्थ से एक एनर्जी मिलती है, जैसे कि ज्वालामुखी और वोल्केनो से जो एनर्जी मिलती है। न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियस जो होता है आपका, जो ब्रेकअप होता है और हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होते हैं उसमें जो एनर्जी मिलता है। ये सब सारे जो है हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि लिमिटेशंस नहीं है, अनलिमिटेड है। सेकंड आता है नॉन रिन्यूएबल्स सोर्स ऑफ एनर्जी या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और विच कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस सच एज अ फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मतलब ये हमारा एक ऐसा समझे कि इस टाइप का जो एनर्जी है वो एक लिमिट रिसोर्सेस में है, और इसका एक टाइम बाउंडेशन है कि आफ्टर दैट टाइम ये सब सारे चीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस टाइप की एनर्जी को हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अदरवाइज
कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी डिग्रेडेशंस। तो एनर्जी डिग्रेडेशंस क्या है? इन ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म to the other forms, part of energy is wasted against frictions, radiations loss, so it is not useful. This is called degraded or dissipates energy। मतलब वैसा वर्क, अगर किसी चीज़ को सपोज अगर हम यहाँ पर कोई बाइक ही है, कोई व्हीकल्स है, उसमें जो हम लोग पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, तो उस पेट्रोल का 100% कंबसन हो करके टोटल वो एनर्जी जो है वो उसके मोशन में या वेलोसिटी में कन्वर्ट नहीं होता है। उस एनर्जी का कुछ पार्ट उसके वेयरिंग के फ्रिक्शन में भी यूज़ होता है, जहाँ पर कि उसका कोई यूटिलाइज नहीं होता है। तो इस टाइप का जो एनर्जी है जो हमारे यूज़ में नहीं आता, मिसयूज़ हो जाता है, तो उस टाइप की एनर्जी को हम लोग एनर्जी डिग्रेडेशंस कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये टॉपिक तो आपको क्लियर ही है कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है? द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रांसमिटेड द विजिबल लाइट्स एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑफ हाई एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे सन के साइड से बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी आती है, इंफ्रा रेडिएशंस आता है। दे आर ऑब्जर्व बाय द अर्थ सरफेस, सी वाटर एंड क्लाउड्स, ड्यू टू विच द अर्थ सरफेस गेट हीटेड एंड रेडिएट इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑफ लो एनर्जी। अब ये जो रेडिएशंस आ रहे हैं, ये हाई लेवल के जो एनर्जी आ रही है, हीट आ रही है, उस हीट को हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो एयर हैं, वाटर हैं, या जो आपके अर्थ सरफेस जैसे क्लाउड्स हैं, तो ये इस तरह के हीट और रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे कि हमारी जो अर्थ है, जो फील्ड है, वो एक्स्ट्रा हीटेड नहीं होता है। These radiations are reflected by the clouds and absorbed by the greenhouse gases such as carbon dioxide, water vapor, methane and chlorofluorofluorofluoroforms carbons। तो इस टाइप की जो एनर्जी और हीट आती है, उनका रेडिएशंस आता है, ये नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाता है, या तो क्लाउड से वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अदरवाइज जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनसे वो गैसेस इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर वेपर आता है, मीथेन आता है। दस दे कुड नॉट escape out into the space and heat is trapped within the earth atmosphere। तो इसके कारण जो हाई अमाउंट में हीट और रेडिएशंस था, वो बिल्कुल जो है वो ट्रैप हो जाता है और वो escape नहीं होता, बाहर नहीं निकल पाता। दिस इज कॉज अ वार्मिंग इफेक्ट so as to keep the average temperature above 15 डिग्री सेल्सियस। तो दिस कॉज अ वार्मिंग इफेक्ट। तो इसके कारण जो है हीट जो होता है वो ज़्यादा जनरेट होता है, जिसमें कि एवरेज जो हीट जो जनरेट होती है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज अ बर्निंग्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कुछ है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्टेड करता है। उसमें जो हम लोग फॉसिल फ्यूल का बर्निंग करते हैं। नेक्स्ट, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट की कटाई कर रहे हैं। देयर इज़ अ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और ये जो है ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, इसकी अमाउंट को बढ़ा रही हैं, विच हैज़ रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, जिससे कि अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कि अगर प्लांटेशंस नहीं हैं तो आपके अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, लाइक दिस, इस तरह के गैस जो है आपके जनरेट होंगे। और ये वो गैस हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन हीट को ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्ट करके वो बाहर नहीं भेजते हैं, जिसके कारण कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। तो इसी टाइप के इफेक्ट को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। कुछ यूनिट है जिनको आप लर्न करेंगे और ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल होगा। तो 1 कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1 कैलोरी जो होता है 4.2 जूल के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। 1 डिग्री सेल्सियस 9/5 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट
एंड 1 डिग्री ऑफ कैल्विन, ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर हमने कैल्विन में लिया है तो 273 प्लस अगर टेम्परेचर हमने डिग्री सेल्सियस में लिया है तो ये इसके बराबर हो जाता है। टी कैल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट कैल्विन में डायरेक्ट रिलेशन C/5, F माइनस 32/9, K माइनस 273/5। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो चीज़ को कवर किया वो है हीट एंड एनर्जी। जो 2 क्लासेस में इसके फास्ट ट्रैक रिवीजन थे उस रिवीजन को हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे।